अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। ऑपरेटर क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी हमने देखा। ऑपरेटर कहते हैं ऐसी चीज़ जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ऐसा सिंबल जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जिस तरह हमने कहा था कि अगर मैं कहूँ a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे a और b ऑपरेंड्स हैं, और यहाँ पे जो प्लस यूज़ किया है ये ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पे जो प्लस यूज़ किया गया है ये ऑपरेटर है। एक सिंबल है जो कि इन दोनों को प्लस करेगा, यानी कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह अरिथमेटिक इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, एक ऐसा सिंबल हुआ करेगा, एक ऐसा ऑपरेटर हुआ करेगा जो कि एक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो। ठीक है, फ़र्ज़ किया है, पहले आपको समझा देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू 5 है, x वेरिएबल की वैल्यू 5 है, अगर मैं इसके साथ ये वाली चीज़ लगा दूँ, यानी कि 2 दफ़ा प्लस लगा दूँ, तो इन 2 दफ़ा प्लस को हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 6 हो गई है। क्यों? क्योंकि पहले 5 वैल्यू थी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि एक वैल्यू ज़्यादा कर दो, तो ये वैल्यू अब 6 हो जाएगी। इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था और इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसका आंसर भी यही है। ठीक है, यानी कि अगर x की 5 वैल्यू है तो इसका आंसर भी फिर 6 आएगा। तो चलिए आइए अब हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है इज़ यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, वेरिएबल यूज़ किया गया, वेरिएबल वर्ड। आप यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है किसी वेरिएबल की कीमत में एक का इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, इसके लिए ये वाला सिंबल होता है, यानी कि डबल प्लस, 2 दफ़ा प्लस प्लस लिखना। ठीक है, इट इज़ अ यूनिनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। ये क्या है? एक यूनिनरी ऑपरेटर है। यूनिनरी ऑपरेटर की बात करें तो ऐसा ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल हो। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मैं 5 का फैक्टोरियल करता था, ठीक है, फैक्टोरियल आ गया, तो ये क्या है? ये फैक्टोरियल एक चीज़ के साथ यूज़ हुआ, तो ये भी यूनिनरी है। अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा मैथ के बारे में पता है, तो अगर मैथ की बात करूँ, ये भी डेरिवेटिव जो है एक चीज़ पे अप्लाई हुआ, तो ये भी यूनिनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, ये भी एक चीज़ पे अप्लाई होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है? यूनिनरी ऑपरेटर है। अगर मैं लिमिट की बात करूँ, ये भी यूनिनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? ये देखिए, प्लस जो साइन है ये दो चीज़ों पे अप्लाई हुआ, ए और बी पे। ठीक है, ए प्लस बी, यानी कि प्लस जो है वो दो चीज़ों पे काम कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर होता है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर भी होते हैं, जो कि 3 ऑपरेंड पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे बताया गया है ये सिर्फ एक ऑपरेंड पे ही काम करेगा और एक सिंगल वेरिएबल के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ एक के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। सही हो गया। और ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा गया है, सिंगल वेरिएबल के साथ, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन। सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ होगा, ये ना तो कांस्टेंट की और ना ही किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू में इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर मैं लिख दूं 5 प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ 5 प्लस प्लस, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ होएगा, जैसे मैंने ये वाला चीज़ लिखा था। ठीक है, और अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूँ तो अगर मैं इस तरह लिखना चाहूँ a प्लस बी और इसके साथ प्लस प्लस लगा दूँ, तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। ठीक है, मैं ना तो एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकता हूँ, ना कांस्टेंट को, एक सिंगल वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली चीज़ें जो है ये वैलिड है, क्योंकि एक एक वेरिएबल है। लेकिन 10 के साथ प्लस प्लस लिखूँ तो ये अनवैलिड है, इनवैलिड है, क्योंकि कांस्टेंट। सिमिलरली ये चीज़ें भी अनवैलिड है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जा रहा है।
ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म्स। अब यहाँ से देखें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरह की फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, एक प्रीफिक्स फॉर्म और एक पोस्ट फिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग पे एग्जांपल दी थी, यानी कि अगर मैं इस तरह यूज़ करूँगा तो ये हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म है, और अगर मैं इस तरह यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म है। ठीक है, यानी कि अगर ऑपरेटर पहले आए तो प्रीफिक्स फॉर्म, और अगर ऑपरेटर बाद में आए तो ये पोस्ट फिक्स फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 5 है तो ये भी x की वैल्यू में 1 इजाफा करेगा, अगर यहाँ भी x की वैल्यू 5 है तो ये भी x की वैल्यू में 1 इजाफा करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या होगा। तो जब आगे हम इसका एक प्रोग्राम करेंगे तब हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या होता है, इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल, वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। तो ये देखें, ये प्रीफिक्स फॉर्म, ये स्टेटमेंट y की वैल्यू में 1 इजाफा कर देगी। पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या होता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल के बाद लिखा जाता है, तो ये वाला आ गया वेरिएबल के बाद। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी y की वैल्यू में 1 इजाफा कर देगी। अब ये स्टेटमेंट भी y की वैल्यू में 1 इजाफा करेगी, ये स्टेटमेंट भी y की वैल्यू में 1 इजाफा करेगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो फिर हम नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, जब हम इन ऑपरेटर्स को इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे, यानी कि किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, तो फिर प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एक ही तरह से काम करेंगे। ठीक है, वर्क सिमिलरली, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। कब, जब ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। लेकिन जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस प्लस और प्लस प्लस a, ये दोनों सेम है। ठीक है, कैसे सेम है, पीछे x वाली एग्जांपल भी आपको दी। लेकिन बट साहब कहते हैं कि व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ लार्जर एक्सप्रेशन, जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक लार्जर एक्सप्रेशन में यूज करते हैं विद अदर ऑपरेटर्स, दूसरे ऑपरेटर्स के साथ। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली था, यहाँ पे लार्ज एक्सप्रेशन में दूसरे ऑपरेटर के साथ जब यूज करेंगे तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स जो है ये दोनों डिफरेंटली काम करेंगे, यानी कि मुख्तलिफ तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे आके डिफरेंस आएगा, कैसे आएगा पढ़ते हैं। ये लिखा गया है कि ये चीज़ अलहदा है और ये चीज़ अलहदा है। देखिए, मैंने आपको कहा था x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स, ये इंडिपेंडेंटली है और दोनों एक तरह से काम करेंगे। लेकिन अगर मैं इक्वल टू इसको लिख देता हूँ y के और इसको भी लिख लेता हूँ इक्वल टू y के, अब y का आंसर यहाँ पे अलहदा आएगा, यहाँ पे आंसर अलहदा आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये आपको मैं समझाता हूँ। फर्ज किया x की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 7 है। पहले इंडिपेंडेंटली चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस प्लस कर दूंगा तो x की वैल्यू 7 में एक प्लस होके 8 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़। अगर मैं इसको प्लस प्लस x कर देता हूँ, प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी 7 प्लस 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये इंडिपेंडेंटली दोनों का आंसर सेम आया। अब मैं डिपेंडेंटली यानी कि दूसरे ऑपरेटर के साथ जब इसको यूज करूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स प्लस प्लस, और अब इनका आंसर अलग अलग आएगा, देखिएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू में 1 इजाफा होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले हम y को लेके चलते हैं, इस वाले को छोड़ दें। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, x की कीमत y को जाएगी, किसकी, x की कीमत y को जाएगी। तो x की कीमत y को गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, फिर x की वैल्यू में 1 इजाफा हो जाएगा, x की वैल्यू 7 थी तो x की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पहले ये वाली चीज होगी, यानी कि x की वैल्यू पहले 8 होगी और फिर इस सभी की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू फिर y को जाएगी, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें x की 8 थी, यहाँ भी x की 8 थी, यहाँ पे y की 7 थी लेकिन y की 8 आ गई। क्यों डिफरेंस हुई, क्योंकि यहाँ पे पहले x की 7 वैल्यू इसको साइन हुई, फिर x में इजाफा हुआ, यहाँ पे मुकम्मल जो वैल्यू है, जो भी इजाफे वाली वैल्यू आएगी वो y को जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि देखें कि इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ b बाय y 1 चीज, और
द स्टेटमेंट, अब ये देखें, ये वाली स्टेटमेंट हमने ली है a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। इसमें क्या होगा, पहले ये वाली चीज़ सोल्व होगी और फिर इस सारे वाली चीज़ का आंसर इसको साइन कर दिया जाएगा। तो ये देखें, पहले लिखा गया है कि b में एक इंक्रीमेंट होगा और फिर ये वाली जो भी b की वैल्यू आएगी वो a को साइन कर दी जाएगी। इट साइन द वैल्यू ऑफ b टू a, ठीक है। फिर जो भी b की वैल्यू आई इंक्रीमेंट होके वो a को साइन कर दी जाएगी। जैसे ये देखें, पहले b में इजाफा हुआ, फिर b की वैल्यू a को साइन कर दी गई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज़ लिखी गई है, यहाँ पे क्या होगा, पहले b की वैल्यू a में चले जाएगी, फिर b में इजाफा होगा। तो पहले ये देखें, पहले b की वैल्यू a को चले गई, फिर b की वैल्यू में इजाफा हुआ। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, b की वैल्यू थी 2, ठीक है। तो पहले b में इजाफा हुआ तो b की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, b की वैल्यू आ गई 3। और यहाँ पे देखें 3 वैल्यू a को चले गई, ठीक है, a की वैल्यू भी 3 आ गई, b की भी 3 आ गई। अब अगर यहाँ पे देखें तो b की वैल्यू थी 2, तो 2 वैल्यू a को चले गई, यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ रही है और फिर b की वैल्यू में इजाफा हो गया तो b की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो देखें b की वैल्यू तो सेम आई है लेकिन a की वैल्यू में डिफरेंस आ गया। इसको कहते हैं कि जब हम इसको डिपेंडेंटली यूज़ करेंगे तो उस वक्त इनका आंसर चेंज आया करेगा। अब आपको प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया है ना, डिक्रीमेंट आपने खुद करना है। जहाँ पे हम एक वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं आपने वहाँ पे एक वैल्यू डिक्रीज कर देनी करनी है। बिल्कुल डिक्रीमेंट ऑपरेटर बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं आपको समझा रहा हूँ और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने खुद करना है। अब हमने एक प्रोग्राम लिखना है, write a program that explains the difference of postfix increment operator and prefix increment operator used as independently expression। हमने postfix increment operator और prefix increment operator को यूज़ करना है जो कि इसके डिफरेंस को एक्सप्लेन करे। और इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन यानी कि x प्लस प्लस आएगा, ठीक है, या प्लस प्लस x आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको लेके चलना है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि आप वही करेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ हो जाएंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रोग्राम एट द एंड हम लिखेंगे, यहाँ पे वाइड मेन यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 4 इंटीजर्स लूँगा, a b, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, a b x y, ठीक है। क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन जहाँ पे मर्जी यूज़ करें लेकिन आउटपुट से पहले हमने यूज़ करनी है बस, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं, a b x y इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये जो 0 वैल्यू है ये सबसे पहले y के पास जाएगी तो y का आंसर आ जाएगा 0। अब y वाली वैल्यू x को जाएगी तो x का आंसर भी आ जाएगा 0। अब ये x वाली वैल्यू b के पास जाएगी तो b का आंसर भी आ जाएगा 0। अब ये b वाली वैल्यू a के पास जाएगी तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0, ठीक है। ये वाली सारी वैल्यूज आएंगे। अब देखें, अब मैं कहूँगा a में एक इजाफा हो जाए, a में एक इजाफा हो जाए तो a की वैल्यू ये जो 0 है ये ख़त्म होके यहाँ पे आ जाएगी 1, ठीक है। वेरिएबल है ना, वैल्यू चेंजेस। अब मैं कहता हूँ कि a की वैल्यू जो है वो b को साइन हो जाए, यानी कि a की वैल्यू 1 है तो अब ये वैल्यू b को चले गई तो b की वैल्यू भी 1 हो गई। अब मैं कहता हूँ कि x में एक इजाफा हो जाए और इसको मैं प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये x में एक इजाफा हो गया, जब x में एक इजाफा हो गया तो ये 0 वैल्यू ख़त्म होकर 1 आ गई। अब मैं कहता हूँ कि x की कीमत y को साइन हो जाए तो y की कीमत भी आ गई 1, ठीक है। और बाद में इन सभी की हम आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा लेंगे। तो उसके लिए ये वाला देखें, सबसे पहले क्या हुआ, आईओ स्ट्रीम डॉट एच लगाई, इसमें सी आउट की डेफिनेशन होगी, ठीक है। इन दोनों सी आउट की डेफिनेशन इसलिए हमने इसको लगाया। और कोनियो डॉट एच में हमारे पास क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच लगा होगा, तो यहाँ पे आप क्लियर स्क्रीन भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे लिख देता हूँ, हम कर्ली ब्रैकेट के आगे भी लिख सकते होते हैं, ठीक है, क्लियर स्क्रीन SCR, ठीक है।
ये देखें, अब देखें ये सारा प्रोग्राम मैंने आपको साइड पे समझा दिया है। अब ये आउटपुट भी हमारे पास ये आएगी y1 x1 b। अब आउटपुट कैसे आएगी देखिएगा। सी आउट कैसे काम करता है, डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा हो वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो डबल कोटेशन के अंदर ये लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, अब देखें नेक्स्ट आ गया a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, आउटपुट लिख रहा हूँ। फिर आगे देखें एंगल ब्रैकेट ये लगाते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ये हमें कहता है कि नेक्स्ट काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट काम हो रहा है कोई। ठीक है, तो अब कहता है एंड एल यानी कि लाइन एंड हो गई है और नेक्स्ट लाइन पे चले जाए, हम यहाँ पे आ गए हैं, हमारा कर्सर हमारी चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है तो ये वैसे का वैसे ही स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा हो वो वैसे ही प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब एंड एल फिर कहेगा हमें नेक्स्ट लाइन पे चला जाओ, तो ये हम नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आ गए। अब ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू। अब आगे x की वैल्यू हम देखेंगे, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, इसके आगे एंड एल है यानी कि न्यू लाइन पे आ जाओ, तो न्यू लाइन पे आ जाएंगे। इसके आगे ये लिखा हुआ है और ये डबल कोटेशन के अंदर है तो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और आगे y की वैल्यू है तो y की वैल्यू 1 थी, ये 1 यहाँ पे आ गई। और ये एंड एल कहेगा न्यू लाइन पे आ जाओ और यहाँ तक कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो हमारी ये इतनी आउटपुट होगी। ठीक है, और हमारी बुक में यहाँ तक आउटपुट दी गई है, लेकिन उनको चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देते ताकि, क्योंकि ये एंड एल लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। ये हमने इंडिपेंडेंटली यूज़ किया, ये देखें प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स को। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स, जो कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के दरमियान फ़र्क करें। और इसमें हमने लार्ज एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, किसको, लार्ज एक्सप्रेशन को। तो चलिए आइए हम इसको देखते हैं। लार्ज एक्सप्रेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम वही बात करेंगे, ए बी एक्स वाई को 0 कीमत असाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या कह देंगे, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ये हमने पोस्ट फिक्स यूज़ कर लिया, और वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, ये हमने प्रीफिक्स यूज़ कर लिया। और इसकी वैल्यू हम असाइन करके देखेंगे, यानी कि इसकी आउटपुट फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये वही बात, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, वाइड मेन हमने लगा दिया, क्लियर स्क्रीन हमने लगा दी, और ये हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और इसको हमने वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवा दी। ये 0 इनिशियलाइज दो रीज़न हैं इसके पीछे, एक तो अपनी वैल्यू दी है हमने, और एक ये होता है कि हम गार्बेज वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल वाले पोर्शन में आपको बताया था, यानी कि ऐसी वैल्यू जो हमें ज़रूरत नहीं होती पहले से मौजूद होती है, और ये हमें हमारे कंप्यूटेशनल रिजल्ट में ना फॉल्ट पैदा कर सकती है। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें ना इस डब्बे में, यानी कि यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की भी 0, ठीक है, b की भी 0। ये बैक एंड पे है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ वैसे कुछ नहीं है, ये मैं मतलब ये है कि जो वेरिएबल के डब्बे बनेगा ना 2-2 बाइट के, वहाँ पे ये कीमत स्टोर है 0। ठीक है, और x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, सबसे पहले y की 0 यानी कि 0 वैल्यू उसको जाएगी, फिर y की वैल्यू x को जाएगी, फिर x की वैल्यू b को, फिर b की a को। ठीक है, अब देखें ये वाली चीज़ है, तो इसमें सबसे पहले क्या चलेगा, b इज़ इक्वल टू a चलेगा, यानी कि पहले इसमें b इज़ इक्वल टू a चलेगा और फिर इसमें a प्लस प्लस चलेगा, और इसमें पहले प्लस प्लस x चलेगा, फिर y इज़ इक्वल टू प्लस प्लस x चलेगा। ठीक है, b इज़ इक्वल टू a, b इज़ इक्वल टू a यानी कि a की वैल्यू b को दे दो, तो b की वैल्यू कितनी बन गई, a की वैल्यू 0 थी तो 0 वैल्यू b को चले गई तो 0 आ गई। ठीक है, फिर a में एक इजाफा कर दो, a की वैल्यू कितनी थी 0 थी तो a में एक इजाफा करके 1 आ गया। ये हमारी पुरानी कीमतें हैं, ये हम ऑपरेटर यूज़ करने के बाद यहाँ पे चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस प्लस पहले होगा तो x की कीमत 0 थी, x की वैल्यू आ गई 1, और फिर ये वाली कीमत y को असाइन हो जाएगी तो y की कीमत भी आ गई 1। ठीक हो गया, अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम अपनी आउटपुट लिखते हैं, तो देखें ये जो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखा है ये स्क्रीन पे टू द पॉइंट शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये वाली 1 है तो 1 आ जाएगा। इसके बाद एंडल हमें कहता है न्यू लाइन पे आ जाओ, हम यहाँ पे आ गए। अब ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है, ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू, आगे b लिखा गया है तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, एंडल कहता है न्यू लाइन पे आ जाओ, न्यू लाइन पे आ गए। सी आउट में दोबारा ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, आगे x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू 1 है, और एंडल कहेगा न्यू लाइन पे आ जाओ। इसके बाद डबल कोटेशन के अंदर ये लिखा हुआ है, ये टू द पॉइंट स्क्रीन पे वैसे ही शो हो जाएगा, और आगे y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू 1, और एंडल लिखा गया है न्यू लाइन पे, यानी कि यहाँ पे न्यू लाइन। और अगर मैं डब्बे में बंद करना चाहूँ तो ये मेरी इस तरह आउटपुट आ जाएगी। ये इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे एंडल लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट होगी। अब ये देखें कि इस आउटपुट को ना, इन दोनों चीज़ों को आप एक स्टेटमेंट में भी करवा सकते थे इस तरह, सी आउट। ठीक है, और ये इस तरह यानी कि इसके आगे करने की कोशिश कर देता हूँ, यानी कि इसके आगे करता हूँ यहाँ पे, तो ना यहाँ पे इसके आगे कर देता हूँ। अब इसको रेज कर देता हूँ, समझा तो मैंने आपको दिया। अब देखें, ये वाला ग्रीन लेते हैं। अब ये वाली लाइन अगर आप ना भी ना लिखते तो आउटपुट सारी हम एक लाइन में ही करवा सकते थे शो। ठीक है, बस ये दो इसलिए लगाई ताकि आपको पता चले कि ऊपर वाली जो चीज़ है ये हमारे पास पोस्ट फिक्स के लिए, नीचे वाली प्रीफिक्स के लिए है। लेकिन अगर मैं नीचे वाली को निकाल दूँ तो हम ऊपर वाली को ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसके आगे ही हम ये वाली ब्रैकेट लगा के दोबारा आगे लिख देते एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कि ये स्क्रीन पे वैसे प्रिंट हो जाए, फिर एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है, और फिर एंड एल के लिए न्यू लाइन क्रिएट करें, और फिर मैं कहता हूँ कि हमें y इज इक्वल टू स्क्रीन पे शो हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे y की कीमत आए, और फिर यहाँ पे एंड एल नहीं लगाना चाहिए मैं तो कहता हूँ, लेकिन अगर लगाया हुआ है तो लगा दें, हमारी आउटपुट में एक लाइन फारग आ जाएगी। तो इस वाली पूरी स्टेटमेंट का आंसर भी यही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंटली समझ आई होगी। अगर हम पीछे वाला प्रोग्राम देखें तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट थी वो ये वाली थी 11111, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1011। ठीक है, ये हमारी आउटपुट आई। अब देखें, ये होता है, फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे पोस्ट फिक्स का आंसर प्रीफिक्स के तौर पे नहीं आया, यानी कि ये था रिक्वायर्ड आंसर हमारा, तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही लिखा गया, यहाँ पे आना था डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। इसके लिए माइनस माइनस यूज़ किया जाता है। ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है, सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, और ये कांस्टेंट और एक्सप्रेशन पे काम नहीं करता। इसकी एग्जांपल है माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस, ये चीज़ें वैलिड है, लेकिन 10 माइनस माइनस इनवैलिड स्टेटमेंट है। ये एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, साथ ये भी इनवैलिड है। इसके बाद दो फॉर्म्स हैं इसकी, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में पहले आएगा ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में आया करेगा। इसके बाद इनमें डिफरेंस लिखा गया है कि अगर इंडिपेंडेंटली यूज़ हो तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों सिमिलरली काम करते हैं, और रिजल्ट दोनों का सेम आता है। लेकिन अगर हम इसको लार्ज एक्सप्रेशन में अदर ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करें तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों अलग अलग काम करते हैं। ये एग्जांपल दी गई है दोबारा, यानी कि अगर a इज इक्वल टू माइनस बी भी लिखा गया है तो पहले डिक्रीमेंट होगा, और फिर a की वैल्यू b की वैल्यू a को साइन होगी। यहाँ पे पहले b की वैल्यू a को साइन होगी और उसके बाद डिक्रीज होगा। प्रोग्राम वही जो हमने किया, बस डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। यहाँ भी लार्ज एक्सप्रेशन वाला प्रोग्राम वही, सिर्फ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर x की वैल्यू अब हमने दोबारा यहाँ पे 0 0 ले लूँ। ठीक है, तो 0 में से 1 कम होगा तो -1 आ जाए करेगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से वैल्यू 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 जितनी मर्ज़ी ले लें। लेकिन उन्होंने आपकी बुक पे x की वैल्यू 0 ली है और इसमें डिक्रीज़ करवाया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ऑलवेज स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।